नमस्कार, मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ BCom फाइनल ईयर की, और जिसका जो पेपर है आपका कल भाई 31 मार्च का इकोनॉमिक्स लॉ, कोड नंबर है C304। ठीक है भाई, 304 पेपर है आपका, इकोनॉमिक्स लॉ का पेपर है। ठीक है भाई, तो ये आपका 2021 का पेपर है। जैसे 2021 का पेपर आपका आया है, ऐसे ही इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर 2022 का भी आया है। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब आपका मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 2018 का पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है भाई। ठीक है, तो आप 2018 का पेपर भी ज़रूर देख लीजिए। और ये 2021 का, फिर 2022 का पेपर भी आपको अपलोड कर दूँ मैं, शाम तक सारे पेपर अपलोड हो जाएंगे। इन 4 वीडियो में से आपको पूरा 100 का 100 नंबर का पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट, ये आपका ऑडिटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग 3 पेपर अपलोड किए थे। तीनों के तीनों पेपर, हर पेपर में से 90% पेपर वहीं से मिला है आपका। ठीक है भाई, स्टूडेंट से मैंने राय ली है, स्टूडेंट ने बताया कि सारा पेपर उन्हीं वीडियो में से आपका मिल गया। ठीक है भाई, तो भाई पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है भाई, किसी भी बालिका श्रमिक को कारखाने में लगाया जा सकता है। तो जो बालिका, श्रमिक बालिका है, उसका क्या समय होना चाहिए कारखाने में काम करते हुए, यानी कि सुबह से शाम तक, सुबह को किस टाइम आना चाहिए और शाम को किस टाइम उसकी छुट्टी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है भाई, सुबह 8 बजे से और शाम के 7 बजे तक उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, जो बालिका श्रमिक है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, एक युवक एक कारखाने में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक उसके पास क्या नहीं होने चाहिए भाई। ऑप्शन ए, कार्य करते समय उसके पास उपयुक्त प्रमाण पत्र या उसका टोकन न हो। ऑप्शन बी, स्वच्छता का प्रमाण पत्र न हो। ऑप्शन सी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो। और ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों प्रमाण पत्र हो। ठीक भाई, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए और बी दोनों प्रमाण पत्र इसके पास होने चाहिए। ठीक है भाई, जो भी एक युवक है कारखाने में काम करने के लिए आ रहा है, तो उसके पास दोनों ही प्रमाण पत्र होने की जरूर होने चाहिए। उसके पास स्वस्थता, यानी कि जो स्वस्थ है उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो कार्य करते समय उसके पास उसका टोकन भी होना चाहिए। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन आपके 2022 के एग्जाम में भी पूछे गए थे। जब 2022 का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सोल्व कराऊंगा, उसमें देख लेना। ये 2021 का पेपर है, पूरा का पूरा सोल्व कराऊंगा 2021 का पेपर, 100 के 100 क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई भी श्रमिक अवकाश प्राप्त करने की तिथि से कम डैश दिन से पहले अवकाश के लिए आवेदन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 15 दिन। ठीक है भाई, कम से कम 15 दिन का अवकाश हो जाना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक कारखाना जो सामान्यतः डैश से अधिक महिला श्रमिक की नियुक्ति करता है, तो उसके लिए शिशु गृह का रखरखाव करना होगा। ठीक है भाई, कितनी महिलाओं को कारखाने में रखने की प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है भाई, प्रत्येक कारखाने में 30 से अधिक अगर महिला है तो उनके लिए शिशु गृह रखना अनिवार्य है। क्या है भाई, शिशु गृह रखना अनिवार्य है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक कारखाना अपने प्रत्येक डैश श्रमिकों के लिए कम से कम एक फास्ट एंड बॉक्स का रखरखाव करेगा। तो कितने श्रमिक कारखाने में होने चाहिए, अगर उसको मतलब किसी श्रमिक को चोट लगती है, कोई दिक्कत होती है, बुखार होता है, तो उसके लिए कितने श्रमिक का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका 150। अगर किसी कारखाने में 150 कर्मचारी है तो उसको फर्स्ट एंड बॉक्स का रखना अनिवार्य है। ठीक है, उस कारखाने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक नया कारखाना
अपने प्रत्येक नियुक्त श्रमिक को कम से कम डैश क्यूबिक मीटर स्थान प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक भाई, 14.2 क्यूब मीटर स्थान प्राप्त करेगा भाई। ठीक है, अगर कोई श्रमिक है और उसको रखने के लिए कारखाने में जो श्रमिक है उसको वो दिया जाता है कमरा, तो उसमें जो मीटर स्थान होना चाहिए वो होना चाहिए 14.2 मीटर का। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रौढ़ श्रमिक को सामान्यतः कारखाने में एक दिन में कितने घंटे कार्य करने नहीं दिया जा सकता। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता उस प्रौढ़ श्रमिक से। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन आपके पास 2022 के एग्जाम में भी आए थे और यही क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में छपने वाले हैं। 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, 2018 का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। 4 वीडियो आएगी, इनको आप देख लेना, इससे ही आपका 2023 का पेपर पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर भाई आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी के हो चाहे महासा कुमरी यूनिवर्सिटी के हो, ठीक है भाई, और जो स्टूडेंट इस फिलहाल सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित पेपर दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, अधिष्ठा से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका कारखाने के मामले में डैश से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, अंतिम नियंत्रण। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट अपने जिला का डैश होगा, तो क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा इसमें डी, कारखाना निरीक्षक। यानी कि जो जिला मजिस्ट्रेट है वो कारखाना निरीक्षक के रूप में भी कार्य करेगा, क्योंकि उसके देख रेख में सारे ही काम आते हैं भाई। ठीक है, वो देखेगा कि भाई किसी कारखाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है किसी वर्कर को। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी कारखाने की दीवारों, छतों आदि को धोने योग्य जल पेंट से पेंट किया जाता है तो उन पर डैश वर्ष की प्रत्येक अवधि में एक बार पुनः पेंट किया जाएगा। इनके साल में एक बार तो पुनः पेंट होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कि 3 बार। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, तालाबंदी में सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी कि यहाँ ये 2022 में भी आए थे भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, तालाबंदी में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो ए राइट हो जाएगा भाई। नियोक्ता के द्वारा रोजगार के स्थान को स्थायी रूप से बंद करना, ये तालाबंदी में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, शिकायत निपटान अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जहां श्रमिकों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर इसका बी राइट हो जाएगा भाई। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी राइट हो जाएगा। जहां 50 श्रमिक है वहाँ शिकायत निपटान अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य हो जाता है कारखाना अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, और कारखाना अधिनियम अकॉर्डिंग 1948 में लागू हुआ था भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा डैश के अंतर्गत श्रम न्यायालय की स्थापना की गई थी या की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, धारा 7 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिक विवाद का निपटारा किसके द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि इनमें से कौन सा अधिकारी है जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद का निपटारा नहीं हो सकता, बाकी सबके द्वारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो हुआ ए, नियोक्ता का जो संघ है, ठीक, जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है वो औद्योगिक विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, बाकी सभी इसमें निपटारा कर सकते हैं। कार्य समिति यानी कि वर्क कमेटी, ठीक है भाई, समझौता अधिकारी, समझौता मंडल, इन तीनों समिति या अधिकारी मंडल के अनुसार औद्योगिक विवाद का निपटारा कर सकते हैं, पर जो नियोक्ता संघ है उसके द्वारा औद्योगिक विवाद का निपटारा नहीं कर सकते। इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई।
क्वेश्चन नंबर 15, परिवेदना निवारण समिति में कार्यवाही पूरी करने की अवधि है, यानी कि कितने दिन चाहिए उसको समिति को कार्य करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 30 दिन का तो समय देना चाहिए जिससे उसका पूरा कार्रवाई करने की समिति बनाई जा सके और उसका निपटारा किया जा सकता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, कार्य समिति का गठन किया जाता है। जो कार्य समिति है उसका गठन जो किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नियोक्ता के द्वारा। नियोक्ता के द्वारा ही कार्य समिति का गठन किया जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, कार्य समिति के सदस्यों का अधिकतम संख्या होती है। जो कार्य समिति है इसमें कितने सदस्य अधिक से अधिक होने चाहिए। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20। इनके 20 सदस्य अधिक से अधिक इसमें होने चाहिए और कम से कम 7 सदस्य इसमें होने चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18, औद्योगिक विवाद का आर्थिक कारण है। जो औद्योगिक विवाद है, जो इकोनॉमी इसमें डिफॉल्टर है भाई, ठीक है भाई, तो इसका कौन सा कारण है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। इसके सभी के सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। विविधीकरण भी है इसमें भाई, कम मजदूरी भी है और कार्य की असंतोषजनक दशाएं भी है। तो यानी कि इसमें सभी के सभी इसमें ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिक विवाद संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इसमें से कोई सा भी औद्योगिक विवाद से संबंधित नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी, यानी कि कोई भी इसमें औद्योगिक विवाद से संबंधित हो सकता है। रोजगार की शर्त भी हो सकती है भाई, जो श्रम यानी कि लेबर है उसकी दशाओं से संबंधित भी हो सकती है, किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा सेवा की मुक्ति से भी हो सकता है। यानी कि इसमें कोई सा भी आंसर राइट हो सकता है, यानी कि इसलिए इसका आंसर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा उद्योग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी पूछा गया था, क्योंकि भाई 19 और 20 लॉकडाउन के वजह से पेपर नहीं हुए थे। 21 का पेपर है, 21 के 2 पेपर है, दूसरा पेपर भी जल्दी मैं अपलोड करूँगा। 2022 के पेपर में भी यही, 2018 के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था। तो कौन सा चीज़ उद्योग में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी हो जाएगा भाई, यानी कि सभी के सभी चीज़ें उद्योग में शामिल नहीं है। ये भाई चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सीसीएस यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहे हैं आपके, चाहे महाशाकुरी यूनिवर्सिटी से संबंधित स्टूडेंट हो चाहे सीसीएस से स्टूडेंट हो, क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वे सभी स्टूडेंट अभी फ़िलहाल सीसीएस से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी मार्कशीट भी सीसीएस ही देगी। ठीक है भाई। तो आपका जो 31 मार्च का पेपर है, तो मैं आपको चाहता हूँ कि भाई सारे के सारे पेपर आपके 90 नंबर या 100 नंबर के आपके पेपर जाए। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको सफिशेंट जो मटेरियल है मेरे पास वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है भाई। और मेरा जो अनुभव है मैं यही उसी तरह वीडियो बना करके लाता हूँ जिससे बच्चों को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। आपने वीडियो पुरानी देख भी ली होगी, अब तक के जो वीडियो मैंने डाली है सारे पेपरों में मेरी बनाई हुई वीडियो के क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो इस पेपर में भी ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। 2018 का पेपर अपलोड कर दिया भाई, 2021 का पेपर चल रहा है आपका पूरा का पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन, 2022 का भी आ जाएगा जल्दी। आपका कल का जो पेपर है आपका बहुत ही अच्छा पेपर चला जाएगा और यही क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ने की, क्वेश्चन देखो आंसर देखो। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित है। जो व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। व्यक्ति के अंतर्गत एक हिंदू अविभाजित परिवार भी सम्मिलित हो जाएगा, एक व्यक्ति भी सम्मिलित हो जाएगा और एक कंपनी या एक फर्म के रूप में भी सम्मिलित हो जाएगा। यानी कि इसके तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बार बार कह रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है भाई। आपको कितना मेरी वीडियो से मिलता है, कितना बेनिफिट मिलता है उसके बारे में भी बता दीजिए भाई। ठीक है भाई लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का।
क्वेश्चन नंबर 22, फेमा भारत में कब लागू हुआ? 2018 में क्वेश्चन पूछा था फेमा कब बना, ठीक, या फेमा कब भारत में लागू हुआ? 2022, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 जून 2000 को ये फेमा लागू हुआ था। फेमा का पुराना नाम क्या है भाई? वो है फेरा। वो कब बना था? 1973 में बना था भाई। ऐसा क्वेश्चन ये भी आया था 2018 में कि फेरा अधिनियम 1973 को किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? तो फेमा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा 2018 में कि फेमा अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो वो 1 जून 2000 को लागू हो गया था, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 23, फेमा लागू होता है, तो फेमा कहाँ कहाँ लागू होता है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी, ठीक है भाई। जम्मू व कश्मीर राज्य छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। संपूर्ण भारत में, ये आंसर गलत है इसका। ऑप्शन सी, पंजाब को छोड़कर पूरे भारत में, ये भी आंसर गलत है। आंसर बी राइट है, क्योंकि जो फेमा है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है भाई। फेमा अधिनियम, कोई सा भी अधिनियम हो, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है, जो मतलब वहाँ का आर्टिकल 370 से पहले जो था नियम, क्योंकि वहाँ से जो भी नियम होते थे, भारत सरकार जो भी किसी भी एक्ट में परिवर्तन करती थी, ठीक, तो उसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ देते थे, बाकी सारे भारत में लागू हो जाता था वो नियम, ठीक है। जैसे कंपनी अधिनियम 2013 बना, ठीक, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2013 बना, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, जैसे जीएसटी लागू हुआ, तो जीएसटी भी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू हो गया था। बाद में जीएसटी भी वहाँ पे लागू हो गई थी। तो इसलिए कोई भी नियम जब बनता है तो भाई जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में विदेशी प्रतिभूतियों या विदेशी विनिमय में लेन देन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अधिकृत व्यक्ति, यानी कि ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन जो है वो भारत में विदेशी प्रतिभूति या विदेशी विनिमय के लेन देन में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, फेमा की डैश धारा न्यायिक प्राधिकरण की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी हो जाएगा, धारा 16 के अंतर्गत, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, अपीलेट अधिकरण को भी सभी शक्तियां प्राप्त होती है जो एक दीवानी न्यायालय को प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? सत्य है, असत्य है या आंशिक है भाई? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, फेमा के अंतर्गत विदेशी विनिमय के लिए अधिकार कौन देता है? जो फेमा है, ठीक है भाई, और उसमें जो विदेशी विनिमय के लिए अधिकार जो देता है वो कौन देता है? रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए राइट हो जाएगा, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के बिना कोई भी विदेशी मुद्रा में लेन देन नहीं कर सकता, ठीक भाई, क्योंकि रिजर्व बैंक ये एक ऐसा बैंक है जो विदेशी मुद्रा में लेन देन करने की अनुमति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी धारा विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम का उल्लंघन करने और दंड के रूप में जुर्माने का प्रावधान करती है? क्वेश्चन नंबर 2018 में भी आया था भाई ये क्वेश्चन नंबर 28। इसका आंसर सी हो जाएगा, धारा 13 है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 29, धारा डैश के अंतर्गत अपीलेट अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी राइट हो जाएगा, धारा 35, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 30, अपीलेट अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों में से जो पहले हो, 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष तक का, ठीक है भाई। जैसे भी सरकार की वो चीज होती है उसके अकॉर्डिंग ये अधिकार कार्यकाल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, KYC का अर्थ है? KYC का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो हो जाएगा भाई आपका
वो हो जाएगा आपका सी, अपने ग्राहक को जानने। ठीक है, केवाईसी का जो अर्थ होता है कि अपने ग्राहक को जानने कि भाई ये मेरा ग्राहक है ये नहीं है, जब भी वो केवाईसी होती है। जैसे पेटीएम की केवाईसी, किसी बैंक के किसी डॉक्यूमेंट की केवाईसी, ठीक है भाई, किसी भी चीज़ की केवाईसी होती है तो उसमें ये पता हो जाता है कि भाई ये मेरा ग्राहक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, बैंक तथा वित्तीय संस्थान अपने लेन देन के रिकॉर्ड को डैश वर्ष तक सुरक्षित रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो आपका ए है। ठीक है भाई, क्या है भाई, ए राइट हो जाएगा, 5 वर्ष तक सुरक्षित रख सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 33, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 की डैश धारा बैंकिंग वित्तीय संस्थानों मध्यस्थों के दायित्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2018 में भी आया था भाई। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका भी धारा 12। क्वेश्चन नंबर 34, संपूर्ण भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जुलाई 2005 में लागू हो गया था भाई। 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित के जितने भी क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन आपका इसी तरह 2018 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 35, मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो किस तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, काले धन को सफ़ेद धन में बदलना, जिसको हम ब्लैक मनी बोलते हैं ना भाई। ब्लैक मनी को यानी कि उसको बिल्कुल उसमें सफ़ेद वाइट यानी कि उसको ऑथेंटिक रूप में बदलना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चलते हैं आजकल नेताओं पर, हर किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता है। ठीक है भाई, जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ, जैसे गौतम अडानी है। गौतम अडानी के कंपनी में जो भी शेयर्स लगे हुए हैं या जो भी काम हो रहा है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस उछल के आ रहा है भाई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि काले धन को सफ़ेद धन में कैसे परिवर्तित करते हैं, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम कदम क्या होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी, प्लेसमेंट। ठीक है भाई, प्लेसमेंट होता है भाई मनी लॉन्ड्रिंग का पहला कदम। क्वेश्चन नंबर 37, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया का तृतीय कदम यानी कि तीसरा कदम जो है वो कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होता है वो हो जाएगा आपका ए, एकीकरण। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है या मनी लॉन्ड्रिंग है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अंतर्राष्ट्रीय समस्या, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से संबंधित होती है, क्योंकि सबका पैसा विदेशों में लगा होता है। जैसे आपने सुना होगा 2012 के आसपास जब कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम पे भाई बहुत मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुना होगा, क्योंकि उस टाइम पे काला धन बहुत ही विदेशों में जमा होता है। और ये चाहे कोई सी भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता भी कांग्रेस है भाजपा है, कोई सी भी सरकार हो, सब नेताओं का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा वाइट मनी में बदल करके उसको सफिशेंट कर करके बदल के फिर वापस मंगा लेते हैं भाई, या स्विट्ज़रलैंड में जो स्विस बैंक है वहाँ पे जमा करा देती है भाई। क्वेश्चन नंबर 39, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी, 1989। ठीक है भाई, 1989 में इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में कितने दिन तक संपत्ति को संकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है 180 दिन तक। 180 दिन तक उसको संकलन किया जा सकता है, उसको प्रावधान मिलता है भाई इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 41, कोई डिज़ाइन जब पंजीकृत की जाती है तो वह डैश तिथि से पंजीकृत हुई मानी जानी चाहिए। यानी कि कोई कंपनी है या कोई डिजाइन यानी कि कोई प्रोडक्ट है और उसका पंजीकृत कराना है तो उसका क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी, पंजीयन के आवेदन से। जब भी उसका आवेदन करा दिया जाएगा
वो उस तिथि से माना जाएगा कि इसका पंजीयन हो गया उस डिजाइन का। क्वेश्चन नंबर 42, डिजाइन अधिनियम के अंतर्गत वस्तु से तात्पर्य है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बी राइट हो जाएगा। ठीक भाई, हाँ ठीक है, ठीक, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है भाई, बी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43, मूल से तात्पर्य है। जो मूल है उसका शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर सी राइट हो जाएगा भाई। इसमें इस तरह के डिजाइन के मूल निर्माता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का, भारत का प्रथम भौगोलिक मार्ग उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा डी, दार्जिलिंग चाय। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, डिजाइन का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है। जो डिजाइन का पंजीकरण है वो किसके द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी राइट हो जाएगा, नियंत्रक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, कॉपीराइट रजिस्ट्रार के आदेश से पीड़ित व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से डैश माह की अवधि से अपील कर सकता है। यानी कि उसको कितने माह का समय दिया जाएगा जो अपील करने का उसको समय होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर भी बी राइट हो जाएगा, यानी कि 3 माह का उसमें समय दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी साहित्यिक कृति के संदर्भ में लेखक का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कीर्ति के लेखक से। क्वेश्चन नंबर 48, किसी विद्यमान कृति के कॉपीराइट में लिखित में लाइसेंस दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ए या बी दोनों में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 49, इन कृतियों में कॉपीराइट विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी सारे ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, कॉपीराइट अधिनियम लागू हुआ था। जो कॉपीराइट अधिनियम लागू हुआ था वो होता 21 जनवरी 1958 में। ठीक है भाई, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी हुआ किस तारीख से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा भाई आपका सी, 15 सितंबर 2003 से ये नियम अधिनियम पारित हो गया था। ठीक है, प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 52, ट्रेडमार्क में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी के सभी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 53, सामूहिक मार्कर का स्वामी होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, कोई भी संघ, कोई व्यापार संघ। ठीक है, कोई व्यापार संघ। क्वेश्चन नंबर 54, ट्रेडमार्क के पंजीयन की अवधि होती है, यानी कि कितने साल तक उसकी अवधि हो सकती है उस ट्रेडमार्क की। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर ए हो जाएगा, 10 साल तक के लिए होती है भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 55, कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के आदेश से पीड़ित हो वह डैश में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो बी राइट हो जाएगा, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाई, सॉरी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, बौद्धिक संपदा अधिकारों में सम्मिलित अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर डी राइट हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, औद्योगिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रथम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, तो किस सन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर डी राइट हो जाएगा, 1883 में की गई थी भाई। ठीक है भाई। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। ठीक है भाई। और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो संधि हुई थी 1883 में हुई थी। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 58, पेटेंटधारी वह व्यक्ति होता है, क्या कौन सा व्यक्ति होता है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर इसमें आपका हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। ठीक भाई, जिसका नाम पेटेंट रजिस्टर में पेटेंट के
के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन बी, जिसका नाम पेटेंट रजिस्टर में पेटेंट स्वामी के रूप में लिखा जाता है। तो दोनों ए और बी राइट हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं भाई, 2018 का जो पेपर था वो कम से कम 70-80% पेपर 2021 में देखने को मिला था और आए थे। क्वेश्चन नंबर 59, पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार प्रत्येक स्वीकृत पेटेंट की अवधि डैश के रूप में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 20 वर्ष की अवधि के लिए हो सकता है पेटेंट संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 60, पेटेंट अधिनियम की किस धारा में अपीलीय परिषद बोर्ड को परिभाषित किया गया? कौन सी धारा है भाई? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, धारा 116। क्वेश्चन नंबर 61, एनजीटी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। जो एनजीटी है तो उसके विरुद्ध कौन अपील कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट भाई, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठ स्थित है, यानी कि इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो किस जगह है? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई, पुणे में भी स्थित है, चेन्नई में भी स्थित है, भोपाल में भी स्थित है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जो क्षेत्र है, पीठासीन है, वो पुणे में भी लगे है, चेन्नई में भी लगे है, भोपाल में भी लगे। तो इसके ऑप्शन सभी के सभी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठों की संख्या कितनी है भाई? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा भाई ए। इसमें 4 क्षेत्रीय पीठाधीश है। ठीक है भाई, 3 का तो ऊपर क्वेश्चन दे दिया था, 3 तो नाम दे दिए, चौथा 4 क्षेत्र पीठाधीश है भाई इसके। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस साल हुई? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, 2010 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बी राइट हो जाएगा, 2010 को। क्वेश्चन नंबर 65, किस घटना से प्रेरित होकर भारत में पर्यावरण कानूनों का निर्माण हुआ? ठीक है भाई, तो वो है भाई आपका भोपाल त्रासदी। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से भोपाल में जो एक कारखाना फैक्ट्री थी और यहाँ से एक किसी गैस के रिसाव के कारण बहुत से मजदूरों, कई हजार मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आज भोपाल में जाओगे तो ये फैक्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी है। तो इसको देखते हुए पर्यावरण कानून का भारत में निर्माण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 66, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर जो हो जाएगा भाई ए हो जाएगा, 1981। 2018 में ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे गए थे, जो 2021 में क्वेश्चन नो के नो ही पूछ लिए गए। ठीक है भाई, 2022 में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 67, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बी राइट हो जाएगा, संपूर्ण भारत में। क्वेश्चन नंबर 68, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस धारा में वायु प्रदूषकों को परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर ए राइट हो जाएगा, धारा 2A के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदूषण मुक्त और जल शुद्ध वायु को उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है? कौन सी धारा है? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है भाई, 2018 में जोकातु इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 70, किसी घटना से प्रेरित होकर वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 पारित हुआ था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है आपका ए, स्टॉकहोम सम्मेलन जून 1972 को, और ये लागू हुआ था 1973 को। क्वेश्चन नंबर 71, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है? क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, धारा 16 के अंतर्गत। देख लेना, 2018 का पेपर भी इसी तरह से आया था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर
72 जल प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण करने के लिए बनाए गए अधिनियम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। क्वेश्चन नंबर 73 जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस धारा बोर्ड में परिभाषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है भाई, सॉरी, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का ए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 74 जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत परिवाद किसके द्वारा दायर किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा भाई? बी राइट हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 75 जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण के प्रावधानों अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर ए है, 10,000 रुपये का अर्थदंड। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 76 पर्यावरण को लेकर फिलहाल कौन सा विचार सर्वाधिक मान्य है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर डी हो जाएगा, मानव केंद्रित विचार। क्वेश्चन नंबर 76 पर्यावरण प्रभाव समीक्षा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई, डी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? डी आंसर इसमें राइट हो जाएगा, विशिष्ट वर्ग की परियोजनाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर इसमें सी राइट हो जाएगा भाई, जल प्रदूषण 1974 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 79 भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? तो 79 का आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी, 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था भाई। क्वेश्चन नंबर 80 भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बी राइट हो जाएगा, समस्त भारत में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 81 सेबी का पूरा नाम जो है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर सी राइट हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। क्वेश्चन नंबर 82 सेबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर डी है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय है भाई। क्वेश्चन नंबर 83 सेबी का प्रधान कार्यालय स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 सेबी के प्रबंधन में कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बी राइट हो जाएगा, इसमें 9 सदस्य होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 85 सेबी के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित कौन सी धारा है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बी राइट हो जाएगा, धारा 5। क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से सेबी का कौन सा कार्य है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के सभी कार्य इसमें सम्मिलित है भाई। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से कौन सी शक्ति सेबी से प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर डी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 88 यह धारा सेबी अधिनियम में सेबी की तलाशी लेने एवं जब्ती की शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा आपका ए, धारा 11C। क्वेश्चन नंबर 89 यह धारा सेबी के एक्ट से छलपूर्ण तथा भ्रमपूर्ण चालों, आंतरिक व्यापार प्रतिभूति, मतलब इसमें कौन सी धारा लागू होगी? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ए, धारा ए के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 90 सेबी के अनुसार अंशों के 2 निर्गमनों के मध्य का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 12 माह का अंतर इसमें होना चाहिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 91 डीमेट व्यवसाय के पक्षकारों में डैश से सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी इसमें शामिल है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 डिपॉजिटरी प्रतिभूतियों के रूप में कौन सा धारण करता है? क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ए, ठीक, गैर भौतिक।
क्वेश्चन नंबर 93 प्रतिभूति के सर्टिफिकेट के संपूर्ण से संबंधित धारा है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भी धारा 6 के अनुसार। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। आपका सारा का सारा पेपर इन्हीं वीडियो से मिल जाएगा जो 31 मार्च को पेपर होने वाला है। ओके ओके ओके। भारत में राष्ट्रीय डिपॉजिटरी की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी 2, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 95 प्रतिभूतियों के भौतिक प्रमाण पत्रों की डीमेट प्रक्रिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर ए राइट हो जाएगा, डिफेस्ट किया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 96 सर्वोच्च डीमेट नियामक है, इसका आंसर हो जाएगा भाई ए CDSL, ठीक है भाई CDSL। क्वेश्चन नंबर 97 डीमेट प्रक्रिया अपनाने में तेजी का कारण है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98 भारत में डिपॉजिटरी अधिनियम निवेशकागार अधिनियम लागू हुआ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा आपका बी 20 सितंबर 1995। क्वेश्चन नंबर 99 सेबी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति डैश के समक्ष अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर बी हो जाएगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है भाई, उच्च न्यायालय के समक्ष। और क्वेश्चन नंबर 100 सेबी के आदेश के विरुद्ध कितने दिन के लिए अपील कर सकता है भाई? क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी 45 दिन के भीतर भीतर अपील कर सकता है। तो भाई ये आपके 100 क्वेश्चन थे। 2021 का पेपर था। जो 2021 का पेपर है 2018 में भी इसी तरह से आया था भाई, ठीक। तो आपका 2021 का पेपर, अब 2022 का पेपर भी अपलोड कर दूंगा। तो 2023 के जो पेपर आएगा वो इन तीनों पेपरों से आएगा। 100 के 100 क्वेश्चन इन तीनों वीडियो से आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।